पहला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो यूनानी आए थे, यूनानी के बाद शक, उसके बाद आए थे पार्थियन और उसके बाद आए थे कुषाण। तो सबसे बाद में कुषाण। तो देखेंगे सबसे पहले यूनानी है, ठीक है, यूनानी है, यूनानी है, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। फिर उसके बाद शक, तो शक इसमें है। उसके बाद पार्थियन, पार्थियन दो रहा ही नहीं, कुषाण, फिर कुषाण। तो यानी कि विकल्प हमारा पहला वाला विकल्प सही हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिलन पनौ राजा मिलन और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में भिक्षु कौन थे? तो इसमें आपके भिक्षु नागसेन थे, और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने मिलन पनौ जो राजा था उसको कन्विंस किया था। अगला सवाल है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंड, 100 अध्याय 5 खंड, 80 अध्याय 7 खंड और 60 अध्याय 8 खंड। तो इसका पहला विकल्प ही सही है, 120 अध्याय और 8 खंड में ये विभाजित है। अगला सवाल है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी होता था? तो इसमें समाचार पहुंचाने वाला दूत जंगलों का प्रधान अधिकारी है, विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। तो भागदूत राजस्व जमा करने वाला अधिकारी हुआ करता था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें एक तरफ दिया गया है पुरातात्विक स्थल और दूसरी तरफ दिए है वर्तमान स्थल। तो ये स्थान कहाँ पे है? तो नेवासा जो है आपका महाराष्ट्र में है। ईशमपुर, ईशमपुर आपका कर्नाटक में है। डीडवाना आपका राजस्थान में है और गुडियाम गुफा जो है तमिलनाडु में है। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बैठेंगी इसमें। तो ए में हो जाएगा आपका नेवासा महाराष्ट्र में 3 और ईशमपुर आपका कर्नाटक में, तो यानी कि बी में 4 और डीडवाना सी यानी 1 और डी में हो जाएगा आपका गुडियाम और तमिलनाडु 2। तो ए 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी कि पहले ही सही हो रहा है, 3 4 1 2, ठीक, ये वाला सही हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी पूर्वी सीमा पूछी गई है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस तरह से देखेंगे, ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, यानी पूर्वी सीमा। तो पूर्वी सीमा तो आपकी हो जाती है आलमगीरपुर की, आलमगीरपुर, ये मेरठ में है और हिडन नदी के किनारे पर है। पश्चिमी सीमा हो जाती है सुतकांगे डोर, सुतकागे डोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है। और उत्तरी सीमा मांडा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, JNK कर दें, जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी सीमा दैमाबाद है, दैमाबाद ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र क्षेत्र में है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर पूर्वी सीमा आलमगीरपुर की हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं, पुराणों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी, फिर वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन पर प्रकाश डालता है। अब इसमें विकल्प 1 2 दोनों और एक भी नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि विष्णु मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से होती है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था प्रकट डालता है, वायु पुराण और विष्णु पुराण दोनों, वायु पुराण और विष्णु पुराण दोनों पुराणों से आपके गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो ये भी सही है, इसका मतलब दोनों सही है। तो सी इसका विकल्प आंसर सही हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक, एक तरफ दर्शन एक तरफ प्रचारक। तो वैशेषिका की बात करें तो ये आपके यहाँ पे कणाद होना चाहिए। अच्छा, ये सही पूछा है, कौन सुमेलित है? अभी तक पूछ रहा था कौन नहीं, अब सही पूछा है। तो न्याय गौतमी यही सही आ रहा है। मीमांसा, ये मीमांसा पूर्व मीमांसा यानी जैमिनी होंगे और उत्तर मीमांसा बादरायण हो जाएंगे। तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, केवल न्याय गौतमी सही है। पूर्व मीमांसा यहाँ पे जैमिनी होना चाहिए था और उत्तर मीमांसा में यहाँ पे बादरायण होना चाहिए था। अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? कथनों पर चर्चा करना है। वर्ष 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत में के रूप में भारत आया और वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इसमें हम देखेंगे कि वह तुर्की भाषा तो बहुत अच्छी जानता था, सही है। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो है
1608 में आया था जहांगीर के दरबार में और 1611 तक रहा है, ना कि 1611 में इंडिया है, 1608 में आ गया था। तो ये क्वेश्चन आपका, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो केवल 2 सही हो गया इसका, यानी बी सही है। अब आप लोग बताएंगे कि दूसरा राजदूत जहांगीर के दरबार में कौन आया, उसको कमेंट करके आप आंसर दीजिए। अगला है खरीदादार कौन था। तो खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, शाही महल का प्रधान संरक्षक है और परगना का प्रमुख अफसर है, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण था। तो इसका आंसर फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अगला, इसका मतलब इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एक तरह का अधिकारी जरूर पूछ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था जरूर एक बार नजर डालिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिया गया है, तो ये आप और थोड़ा सा ऊपर उठा लें तो एक तरफ पुस्तक दी गई है और दूसरी तरफ विषय दिया गया है। तो इसमें देखते हैं मिरात सिकंदरी। मिरात सिकंदरी में गुजरात विजय का डिटेल है, गुजरात विजय की डिटेल है। तो ये में आपका हो जाएगा, थोड़ा सा और उसको ऊपर उठा लें यहाँ तक, ठीक है। तो ए में आपका 4 हो जाता है, ए में 4 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे बुरहान ए माशे, इसमें आपका ये बहमनी अहमदनगर का इतिहास मिलता है। तो बी में आपका हो जाता है 2, बी में 2, सॉरी 2। फिर रियाज सलातिन है, रियाज सलातिन में आपका हो जाएगा बंगाल का इतिहास, तो सी में आपका हो जाएगा 1। और रियाजुल इंसा में आपका हो जाएगा महमूद गवाह के पत्रों का, यानी कि डी में आपका हो जाएगा 3। अब हम देख लेते हैं ये क्या हुआ इसमें, ठीक है, देख लेते हैं आगे कौन सा बैठेगा। तो ए में आपका हो गया था 4, गुजरात विजय, ए में 4। तो ए में 4 की स्थिति, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। ए और डी में बचा है, ए और डी। तो देखते हैं ए और डी के बाद अबेमनी के अहमदनगर का इतिहास है और ये मिलता है पुरानी भाषा, यानी बी में 2। तो बी में 2, ए पहले ए और डी में, इसमें बी में 2 है, इसमें बी 2 है। इसका मतलब यहाँ भी नहीं सही बैठेगा हमारा, हमें आगे और देखना पड़ेगा। तीसरा आगे क्या था, रियाजु सलातिन। रियाजु सलातिन में आपका बंगाल का सी में 1, ये हो सकता है इससे सही हो जाए हमारा, सी में 1। तो इन दोनों में सी में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यही आंसर हमारा सही हो गया। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है आपका इल्तुतमिश रजिया के पिता, ये बिल्कुल सही है, रजिया के पिता है इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान जो पहली महिला शासिका थी इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत से है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, गलत, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी है, हुमायूं की पत्नी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सुमेलित नहीं है, हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी है। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए अपने। तो बालाजी विश्वनाथ हैं, बाजीराव प्रथम है, नारायण राव और माधवराव प्रथम। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे बालाजी विश्वनाथ पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा आपका दूसरे नंबर पे बाजीराव, और तीसरे नंबर पे आपके आएंगे माधवराव यानी 4, और चौथे नंबर पे आएंगे आपके नारायण राव यानी 3। नारायण राव माधवराव के उत्तराधिकारी हैं, माधवराव के जस्ट बाद नारायण राव आए। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये टी में सही बैठ रहा है, 1 2 4 3। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त कर दिया। शमसुद्दीन शाह, सिकंदर शाह, जैनुलाब्दीन हैदर शाह। तो ये जैनुलाब्दीन है, ये कश्मीर के अकबर भी कहे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। अजीजुद्दीन खान, तालिब अमूली और मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा गुलाम अली। तो इसका सही आंसर अजीजुद्दीन खान है। इन्हें 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया। कौन सी भाषा में किया है? फारसी में किया है। अगला, संगीत की टप्पा शैली निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहन शाह। संगीत की टप्पा शैली, तो इसमें सवाल यही बन सकता है टप्पा शैली किस
क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है मोहम्मद शाह के समय में हुई है। जहांगीर के समय में चित्रकला बहुत प्रसिद्ध थी, जहाँ वो चरम सीमा पर थी। जहांगीर का तो दावा था कि अगर अलग अलग लोग चित्र बन के मिला के लाएंगे, मतलब आँख कोई और बना के लाए, नाक कोई और, ऊँट कोई और बनाएगा, तो मैं बता दूंगा कि अलग अलग लोगों ने बनाया। शाहजहाँ के समय में कौन सी कला चरम सीमा पर थी? आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। निम्न में कौन सी कवित्री पुस्तक का सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है आपका दयाबाई विनय मल्लिका, सहजोबाई ने जो लिखा है सहज प्रकाश, और गंगाबाई ने लिखी है गणेश देवलीला, और सोन कुमारी है स्वर्ण बेली की कविता। तो हम देखेंगे कौन सही है। तो दयाबाई ने विनय मल्लिका बिल्कुल सही लिखी है। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखी है। गणेशबाई ने गणेश देव लीला नहीं लिखी है। गंगाबाई जो है, गंगाबाई गणेश की उपासक नहीं, कृष्ण की उपासक है। कृष्ण परंपरा की अनुयायी थी, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो गंगाबाई के पद के नाम से ही फेमस है। गणेश देव लीला जो लिखी है पुस्तक, वो लिखी है मधुर अली ने। किसने लिखी है? मधुर अली। और सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता बिल्कुल सही लिखी है। निम्न में कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? बैरकपुर 29 मार्च 1857 है, मेरठ 10 मई 1857, लखनऊ 4 जून 1857, और झांसी 11 मई 1857। तो इसमें कौन सा सही होगा? बैरकपुर में तो सही हुआ है, मंगल पांडे संबंधित है, गोली चली थी, फांसी लगा दी उन्हें, बात खत्म हो गई। लेकिन मेरठ जो है उत्पत्ति का सही केंद्र माना जाता है, 10 मई 1857, ये भी सही है। लखनऊ 4 जून 1857 सही है, कुछ किताबों में 30 मई भी दिया है, 30 मई 1857, वो भी सही है। लेकिन झांसी में 11 मई 1857 नहीं है, झांसी में जून की तारीखें दी गई हैं अलग अलग किताबों में, लेकिन जून की तारीखें दी गई। और स्पष्ट आपको बताएं तो 10 मई 1857 को जब क्रांति शुरू हुई थी, 10 मई को, तो 11 मई को क्रांतिकारी जो थे वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए, और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए, और 12 मई को उन्होंने जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना सम्राट घोषित किया, और दिल्ली में वहीं से शुरू कर दिया था। अगला सवाल है, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में किस नेता ने किया था? तो बाबा रामचंद्र हैं, और इंद्र नारायण द्विवेदी हैं, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसका सही आंसर इंद्र नारायण द्विवेदी है। हालांकि इन्होंने किसान सभा के नाम से इसका गठन किया था, और 1918 में इसका पूरा नाम हो गया था संयुक्त प्रांत किसान सभा। अगला, निम्न में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी है? तो लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक रहा है, और इनकी बग्गी पर बम फेंका था रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष, ठीक है, इन्होंने बंद फेंका था। तो ये रास बिहारी घोष जो है अनुशीलन समिति के सक्रिय मेंबर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। निम्न में किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई है? 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था 1921 में हुई है। कब हुई है? 1921 में। अब आप देखिए इसमें कौन सा नज़दीक का विकल्प है। तो 1919 के अधिनियम को 1921 में संशोधित किया गया था, और संशोधित करके 120 सदस्यों वाली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। और 1919 के जो 1919 का जो अधिनियम है इसे और किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में आप कमेंट करके आंसर दीजिए। ईवी रामस्वामी नायकर के संबंध में जो नीचे कथन दिए गए उन पर चर्चा करना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, और दूसरा है 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, ये बिल्कुल सही कथन है, और 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, ये भी सही है। उनका मानना था कि कांग्रेस जो है गैर ब्राह्मणों के साथ भेदभाव कर रही है, गैर ब्राह्मण जो है उनके साथ भेदभाव कर रही है। और रामस्वामी नायकर जो थे वे अछूतों के समर्थन में भी थे, भेदभाव के खिलाफ थे। और ये रामस्वामी नैयर ये वही व्यक्ति हैं जो केरल में त्रावणकोर के पास में एक बाइकोम सत्याग्रह हुआ था मंदिर प्रवेश को लेकर। जो अछूत थे, निम्न वर्ग के लोग थे जो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पाते थे, उनके समर्थन में इन्होंने आंदोलन किया था। गांधी जी ने उनका समर्थन भी किया था। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, सी दोनों। अगला सवाल देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी भवानी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट, वीना रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर होगा झांसी रानी रेजिमेंट। अगला सवाल है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी नेता हजरत महल, खान बहादुर खान, कुंवर बहादुर सिंह, नाना साहब। तो हजरत महल तो आपकी लखनऊ से संबंधित है। उन्होंने अपने बेटे बख्त खां को बैठा दिया था गद्दी पे, बख्त खां को, और खुद नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरी। अगर हम बात करें खान बहादुर की, यही आंसर आपका सही है, बरेली। और कुंवर सिंह की बात करें, कुंवर सिंह ये बिहार में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और इनके बारे में कहावत है कि इनके एक हाथ में गोली लग गई थी और इन्होंने अपना हाथ काट कर गंगा नदी में फेंक दिया। और ये 80 वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। अंग्रेज़ों ने इनके नेतृत्व को देख के एक कथन भी कहा था कि अगर कुंवर सिंह जो हैं, अगर कुंवर सिंह 80 साल की जगह युवा होते तो हमें देश अभी छोड़ना पड़ता। फिर ये नाना साहब हैं। नाना साहब आपको याद होगा 1816 में ये तीसरा जो चल रहा था आंग्ल मराठा युद्ध, तो उसमें 1816 में एक संधि हुई थी और उसी संधि के तहत 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था और उसे बिठूर भेज दिया गया था और पेंशन बांध दी गई थी। हालांकि नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। उसके बाद नाना साहब ने इसका विरोध किया था 1857 क्रांति में। तो इसका सही आंसर हमारा खान बहादुर था। बरेली में पूछा है, खान बहादुर सही। कालक्रम की दृष्टि से निम्न घटनाओं में से कौन से अंतिम थी? तो होम रूल की घटना जो है 1916 की बात हो रही है। खिलाफत आंदोलन 1919 की बात हो रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की बात हो रही है। और मोपला विद्रोह 1921 में हो रहा है। तो सबसे बाद में आपका सबसे अंतिम घटना पूछी है, अंतिम कौन सी है? तो मोपला सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है? ये मातंगी हाजरा है, अरुणा आसिफ अली, कनकलता बरुआ, शांति घोष। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? मातंगी हाजरा ये सही थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थी, सक्रिय नेता थी। अरुणा आसिफ अली ये भी सक्रिय नेता थी। कनकलता बरुआ ये भी थी। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं था, तो ये शांति घोष इसका सही आंसर है, शांति घोष। शांति घोष कौन थी? शांति घोष के साथ साथ एक और थी, सुनीति चौधरी। ये बंगाल में छात्राएं थी दो। इन्होंने बंगाल में एक कलेक्टर को गोली मार दी थी। तो इस ये चर्चा में रही। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भाग नहीं लिया उन्होंने। अगला सवाल ये तो भूगोल का गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए, और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।